दोस्तों आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वहां जो क्वेश्चन बनेगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। तो केवल विज्ञान में 3 पार्ट हम जानते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 3 ही पार्ट नहीं बल्कि जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हो उस परीक्षा में विज्ञान के 5 पार्ट होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं और किस पार्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों साइंस यानी कि विज्ञान के मैंने बताया आपको यहाँ पे 5 पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। देखिए यहाँ साइंस का पहला पार्ट दोस्तों है, ये आपका रहेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ये साइंस का दोस्तों पहला पार्ट रहेगा बायोलॉजी। और बायोलॉजी के बाद आपका जो अगला पार्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स। और इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट रहेगा केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स केमिस्ट्री के बाद टेक्नोलॉजी। और जो आखिरी पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी। तो कुल मिलाकर के विज्ञान के लिए आपको ये लगभग 5 पार्ट पढ़ने होंगे। लोक सेवा आयोग में थोड़ा थोड़ा करके इन सब से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये सोचे किसी एक टॉपिक को हम लोग अगर पढ़ ले तो हमारा विज्ञान तैयार हो जाएगा, हम आसानी से 20-25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको वाकई में 25 में से 20 क्वेश्चन विज्ञान से करने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन 5 विषय पर अच्छी पकड़ और मजबूत पकड़ बनानी होगी। अब अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको दोस्तों हम बताएंगे आपको किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और किस प्रकार की तैयारी करनी है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स जो बिल्कुल देसी स्टाइल की रहेगी और कोई भी ऐसी चीज जो आप घंटों में याद नहीं कर पाते उसको 5 मिनट में याद कराने का चैलेंज भी रहेगा। दोस्तों देखिए अब जब हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो जो चीजें हमको याद नहीं होती, क्योंकि विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और विज्ञान में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो वो हमको याद नहीं हो पाते। जैसे देखिए अभी हाल ही परीक्षा हुई है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की, पीसीएस प्रीलिम्स की। क्वेश्चन आया था विटामिन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों विटामिन एक ऐसा टॉपिक है आपके साइंस का जहां से हर एक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रहे विटामिन होता है, उसका रासायनिक नाम होता है, जैसे रेटिनॉल क्या है, थायमीन क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, कैल्सीफेरॉल क्या है, थियोक्विनोन क्या है। तो ऐसे रासायनिक नाम पूछता है। तो इन सबको याद करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो मित्रों चैलेंज के साथ आपको इसको मैं याद करवाऊंगा। और देखें अब इन 5 विषय में से आइए चर्चा करते हैं कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में विज्ञान से कुल 25 या 30 क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रहे उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन कहां से रहेंगे, वो आपके रहेंगे बायोलॉजी से। यानी अकेले बायोलॉजी क्या करेगी, वो आपका 50% क्वेश्चन कवर करेगी। और दोस्तों इसके बाद आता है भौतिकी यानी फिजिक्स। तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ से 20% क्वेश्चन आसानी से पूछता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो 10%, टेक्नोलॉजी दोस्तों ये भी लगभग आपका 15% और इकोलॉजी से 5% क्वेश्चन इतना बन जाता है। तो दोस्तों ये रहता है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कि आपको आपकी परीक्षा में विज्ञान के किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बायोलॉजी की तो देखिए बायोलॉजी से मैक्सिमम 40 से 50% क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से आएंगे, बायोलॉजी से आएंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें अधिकतम प्रयास जो करना है विज्ञान के क्षेत्र में वो बायोलॉजी में करना होगा। अगर हम लोग बायोलॉजी को ढंग से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आपके तैयार हो जाएंगे। और इसे कैसे तैयार करना है वो बिल्कुल आप हम पे छोड़ दीजिए, आज के बाद आपकी समस्या ये नहीं है। दोस्तों देखिए अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में 2 सेक्शन बनते हैं, एक बनता है प्लांट का और एक बनता है आपका इसमें एनिमल का। ध्यान रहे एक एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट बनता है और एक बनता है प्लांट का। लेकिन दोस्तों इन सब के बनने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा जीव विज्ञान की शाखाएं क्या है। जैसे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूछेगा एपीकल्चर क्या है, सीरीकल्चर क्या है, पीसी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर,
दोस्तों ऐसे बहुत सारे कल्चर या फिर ऑफियोलॉजी, माइकोलॉजी, दोस्तों सूरोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओंकोलॉजी, ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। ध्यान रहे किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका बायोलॉजी है यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाओं के अलावा कोशिका विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से याद भी नहीं हो पाता। देखिए क्या करना है, मैं तो पढ़ाऊंगा कोशिका आपको, तो एक किचन के अंदर किचन का एग्जाम्पल लेकर के पूरी सेल को आपको समझा दूंगा कि कोशिका में पावर हाउस क्या है, या फिर कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइड बैग, या कोशिका में रसोई घर किसे कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कोशिका से बनेगा डीएनए से, आरएनए से। क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में ही कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे कोशिकीय भाग हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप बताओगे राइबोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका और आरएनए। देखिए बायोलॉजी में इसके अलावा, प्लांट के अलावा आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन और ग्रंथियां, महत्वपूर्ण रोग एवं उनके उपचार। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस यहाँ आपकी परीक्षा में यहाँ से बन जाते हैं बायोलॉजी से। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट हार्मोन, जड़, तना, पत्ती, पुष्प या पौधों के हार्मोन या पादप पोषण। दोस्तों ये सारे टॉपिक आपके इसी सिलेबस में आते हैं। अब देखिए आगे बात करें हम भौतिक विज्ञान की। अगर भौतिक विज्ञान की बात करें, यहाँ अगर आपने पढ़ लिया है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं, दोस्तों उसके बाद मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी, और उसके बाद प्रेशर यानी दाब, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में क्या होता है पीसीएस के एग्जाम के लिए या फिर जो आपकी परीक्षा है बीईओ, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड साउंड। ये 4 मेजर चैप्टर होते हैं विज्ञान के, या हम यूं कहें कि इन्हीं 4 चैप्टर से लोक सेवा आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है। लाइट यानी कि प्रकाश, अभी देखिए हाल ही में क्वेश्चन आया था पीसीएस की परीक्षा में कि ऑप्टिकल फाइबर, आप इसको मिला सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वही आपने पढ़ा होगा प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये है ऑप्टिकल फाइबर, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर के अलावा हीरे का चमकना या टूटे हुए कांच का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका यानी भ्रम का बनना, ये सभी क्या होता है, ये सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम होता है। तो ध्यान रहे लाइट के दोस्तों अलावा इलेक्ट्रिसिटी पूछता है, यहाँ आपसे धारा के बारे में पूछेगा, धारा का मात्रक क्या है वह पूछेगा, या फिर ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछ सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें हीट की तो ध्यान रहे ऊष्मा के मात्रकों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। लोक सेवा आयोग का पेट एग्जाम्पल ये है कि जब आकाश में बादल होते हैं तो रातें गर्म क्यों होती हैं। ये समझ लीजिए कि जितने भी एग्जाम्पल इसके होते हैं, या फिर गर्मी में सफेद कपड़े आरामदायक क्यों होते हैं। ये दोस्तों जब हम धूप में किसी लोहे की कुर्सी पर बैठते हैं तो हम जल जाते हैं, ये सब क्यों होता है, सब पेट एग्जाम्पल है जो कि हीट से बनता है। अगर हम बात करें साउंड की तो ध्वनि की बात करें दोस्तों, ध्वनि तरंगों की पूछता है कि गामा किरणों की खोज किसने की है, या एक्स किरणों का प्रयोग कहाँ होता है, या रिमोट कंट्रोल में किन प्रकार की तरंगों का प्रयोग होता है, या रिवर्बरेशन किसे कहते हैं, प्रतिध्वनि क्या होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से बन जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो ध्यान देना यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तत्व यानी एलिमेंट। दोस्तों एलिमेंट के बाद कंपाउंड, जैसे कंपाउंड में क्या पूछता है, कंपाउंड पूछेगा धावन सोडा किसे कहते हैं, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर किसका नाम है, जिप्सम किसे कहेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के कंपाउंड से बनते हैं। ये दोस्तों अम्ल और क्षार में देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा चींटी काटने के बाद कौन सा एसिड निकालती है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, या अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अम्ल और क्षार से। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, तो आप बता दोगे हाइड्रोजन होता है। हमारे शरीर में कौन तत्व होता है, तो ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन। दोस्तों बात करेंगे टेक्नोलॉजी की तो ध्यान देना जो ये सेक्शन आपका है तकनीकी,
टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, ये कवर करेगा करंट अफेयर के क्वेश्चन, जैसे किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किस दिनांक को किया गया, कितनी ऊंचाई पर किया गया, या भारत में कितने डिफेंस सिस्टम है, किस प्रकार से काम करते हैं, राडार के बारे में, सोनार के बारे में, नए नए कंप्यूटर की खोज के बारे में, या सुपर कंप्यूटर के बारे में, या दोस्तों औषधि विज्ञान के बारे में, सब क्वेश्चन कहां से आएगा, टेक्नोलॉजी से आएगा। आगे है आपका इकोलॉजी, ध्यान देना इस बार पीसीएस की परीक्षा में पर्यावरण और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन कहां से थे, इकोलॉजी से थे। यहां देखिए इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, या पिरामिड किसे कहते हैं, पिरामिड कैसे बनता है, बायोम क्या होता है, प्रदूषण क्या है, ये सारे क्वेश्चन कहां से आप पढ़ेंगे, इकोलॉजी से। तो मित्रों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विज्ञान वाले पार्ट से, साइंस वाले पार्ट से, ये हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है। ध्यान देना खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अगर आप जीएस में विज्ञान, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इन पर अगर आप अच्छे से कमांड कर लेंगे तो जीएस लगभग आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना इन विषयों के अलावा जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश विशेष, करंट अफेयर, ये भी आपके लिए बहुत डिसाइडिंग होगा। क्या होता है, जो छोटे मोटे सेक्शन से लगभग 20-25 क्वेश्चन बन जाते हैं और उन सेक्शंस को हम पढ़ नहीं पाते। तो यदि आप उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या नगरीकरण, या करंट अफेयर, या विश्व एवं भारत में उत्पादन, इन सबको अगर कवर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो मित्रों हम बात कर रहे हैं साइंस की, विज्ञान की। आइए हम देखते हैं कि विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, या कोई एक ऐसा विशेष चैप्टर लेते हैं जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बना हुआ था या बना हुआ है और आगे बन भी सकता है। फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब ये नहीं होता केवल भोजन करना, ठीक, केवल भोजन करना ही पोषण नहीं कहलाता, बल्कि भोजन जब हम करते हैं उस भोजन में जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, या फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट, जब ये सब हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब इनका अवशोषण हमारी बॉडी कर लेती है, तो ये एक्चुअली में पोषण कहलाता है। दोस्तों पोषण बहुत ही आवश्यक होता है। दरअसल क्या है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को सही पोषण नहीं मिल पाता। लगभग 40% लोग क्या है, कुपोषित हैं। कैसे, देखिए कुछ लोग हैं जो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, यानी उनका पेट इतना फूला हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दुबले पतले रहते हैं, आंखें बाहर होती हैं, हाथ पैर पतले पतले होते हैं। तो भाई एक है जो खा खा के मर रहे हैं और एक है जो बिना खाए मर रहे हैं। तो मित्रों दोनों में क्या है, दोनों में कुपोषण है। पोषण का सही मतलब ये होता है कि अपनी सभी जैविक क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण पोषण कहलाता है। दोस्तों पोषण से आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे चैप्टर क्या है, महत्वपूर्ण हैं। इन सब से क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए पोषण की बात करते हैं। तो पोषण से क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं। पोषण के बाद पाचन पूछता है कि आखिर पाचन क्या कहलाता है, डाइजेशन क्या कहलाता है। तो डाइजेशन सिस्टम, इसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ध्यान रहे इस बार पाचन से क्वेश्चन एक आया था पीसीएस में कि अग्नाशय कौन सी ग्रंथि है, ठीक, इंटेस्टाइन कौन सी, जो आपका होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कौन सी ग्लैंड है। तो ध्यान रहे पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। तो फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम पर चर्चा करेंगे हम लोग, पाचन तंत्र पे। आखिर पाचन क्या होता है। बस देखिए केवल भोजन खा कर लिया हमने और वो बाहर निकल गया, यही पाचन नहीं होता है। बल्कि मित्रों भोजन करने के बाद जब भोजन में उपस्थित प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या अन्य अणुओं का हम अवशोषण कर लेते हैं तो एक्चुअली में ये पाचन कहलाता है, ठीक। यानी भोजन करने के बाद भोजन में उपस्थित प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या अन्य अणुओं को जब हम अवशोषण कर लेते हैं तो यह दोस्तों क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखिए पाचन जब हम भोजन करते हैं तो कैसा होता है, ठोस, या फिर क्या होता है जटिल, या फिर क्या होता है आघुलनशील। जो भी हम भोजन करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, ठोस, जटिल और आघुलनशील होता है।
तो भोजन के ठोस, जटिल और अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में ठोस को तरल, जटिल को सरल और अघुलनशील को घुलनशील भागों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ध्यान देना, भोजन के ठोस, जटिल और अघुलनशील अणुओं को विभिन्न एंजाइम की सहायता से, ध्यान देना यहाँ पर एंजाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। और ध्यान देना, जो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन, यानी सभी एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और मित्रों, प्रोटीन कैसे बनता है? ये बनता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और दोस्तों इसके अलावा आपका कार्बन, ठीक, सल्फर, इन सबसे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। पीसीएस में क्वेश्चन इस बार आया था कि कपास में कौन सी प्रोटीन, तो ध्यान देना भाई, कपास में गोसेपिन प्रोटीन होती है, कपास में होती है गोसेपिन प्रोटीन। और आया था कि रेशम में कौन सा प्रोटीन, तो मित्रों ध्यान देना, रेशम में होता है फाइब्रोइन प्रोटीन, ये होता है फाइब्रोइन प्रोटीन। अगर पूछ ले दाल में कौन सा प्रोटीन, तो दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन, दाल में क्या होती है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन, तो भाई मक्का में होती है जिन प्रोटीन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन, गेहूं में होती है ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन। या देखिए क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तो ध्यान देना, मैं 5 प्रोटीन का नाम लूंगा दोस्तों। पहली होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन और प्लेटलेट्स। ठीक, तो दोस्तों पहली कौन सी? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन, प्लास्टिन दोस्तों, या फिर फाइब्रिनोजेन या फिर आपका प्लेटलेट्स, ये सभी क्या है? सभी ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं। एक प्रोटीन और होती है हिपैरिन, वो हमारे लीवर से निकलती है और शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकती है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसका नाम है हिपैरिन प्रोटीन, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। और दोस्तों इसके अलावा प्रोटीन बहुत सारा है, सब पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है पाचन। तो ध्यान देना दोस्तों, जो एंजाइम है ये भी क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसका स्राव ग्रंथियों से होता है। इसका स्राव कहां से होता है? वायस्रावी ग्रंथियों से होता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप बताओगे लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। क्लियर? और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसका नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन बन चुका है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है, चर्चा करेंगे इस पर हम आने वाली क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने क्या लिया है आज? पाचन तंत्र। आखिर क्या होता है पाचन तंत्र? आइए पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाचन तंत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पाचन होता है समान शरीर तापमान पर, और जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करने की एक लिमिट होती है। यानी हमारा जो आमाशय होता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा खाना खा लो तो हमारे आमाशय में पच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि फ्रेंड्स क्या होता है कि हम जितना खाना खाएंगे उसकी एक लिमिट होती है। अगर लिमिट में नहीं खाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? वो बहुत ही घातक हो जाता है। तो देखिए, पाचन तंत्र दोस्तों, जो पहला अंग होता है पाचन तंत्र में, वो होता है मुखगुहा। मुखगुहा का मतलब ये होता है, जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। विशेष ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, ये वाला भाग देखो, ये भाग होता है नासिका वाला, इसको हम कहते हैं नासिका। परंतु मित्रों, जो ये भाग है इसको हम कहते हैं मुखगुहा। इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम है मुखगुहा, और इसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, आप जानते होंगे दोस्तों, जो हमारी ओरल कैविटी होती है, जो मुखगुहा होता है, इस मुखगुहा में क्या होता है? इसमें कुल 3 चीजें होती हैं। पहला दांत, और दूसरा जीभ, और दोस्तों एक और क्या होता है? लार होती है। 3 चीजें। तो हमारे मुखगुहा में लार, दांत और जीभ, ये सारी चीजें होती हैं। जो लार है भाई, लार का स्राव हमारे वायस्रावी ग्रंथियों से होता है, और दोस्तों एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है, और लार का पीएच मान होता है 6.8। ध्यान रहे, लार का काम होता है भोजन को गीला करना,
ताकि ये दांत आसानी से भोजन को पीस सके। ठीक है दोस्तों, लार में एंजाइम होता है टाइलिन और आपका लाइसोजाइम। टाइलिन भोजन का प्रथम पाचन करता है जब टाइलिन ग्लूकोज को यानी जब टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं भोजन का प्रथम पाचन। और ध्यान रहे, दांत कुल 4 प्रकार के 32 दांत दोस्तों होते हैं। दांतों का अलग अलग कार्य होता है। दांत दोस्तों हमारे एक समान नहीं, बल्कि दांत हमारे हेट्रोडोन्स, थिकोडोन्स और डिफियोडोन्ट होते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं बॉडी में जो एक बार टूटते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे ओरल कैविटी में जो एक बार टूटते हैं तो दोबारा भी निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, दांत होता है दांत। अब देखिए दांत कैसे बनते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस के बनते हैं। तो मित्रों, जो लार है भोजन को गीला करती है, दांत भोजन को पीसता है और जीभ भोजन का स्वाद लेती है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि जीभ में आगे वाले भाग से कौन स्वाद, तो आगे वाले भाग से मीठा स्वाद, सबसे पीछे वाले भाग से तीखा स्वाद, बगल वाले भागों से खट्टा स्वाद और दोस्तों 20 से क्या स्वाद, मीठा स्वाद। 20 से हमको मिलता है नमकीन स्वाद। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये हमारा जो है जीभ होती है। अब देखिए ये मुख गुहा का भाग है। ध्यान रहे, मुंह में पचा हुआ भोजन क्या होता है, बोलस कहलाता है। मुख में पचा हुआ भोजन क्या होता है, बोलस कहलाता है। बहुत ध्यान देंगे, नया प्रश्न में जाना है दोस्तों। अब देखें आप लोग, अब इसके बाद यहाँ देखिए नासिका, नासिका पर एक गेट लगा होता है जिसका नाम होता है ओयूला। जब भी हम भोजन करेंगे या पानी पिएंगे, ये क्या करता है, नासिका वाले गेट को बंद कर देता है ताकि भोजन का जो अणु है वो नाक से बाहर ना निकल पाए। अब देखें दोस्तों, ये लंबी सी पतली पाइप है, इसको हम फूड पाइप कहते हैं, या इसका नाम क्या है। अब यहाँ ग्रसनी होती है, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। और मित्रों, ग्रसनी के बाद यहाँ देखें, इसको हम कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली एक ऐसी पाइप है, इसको फूड पाइप कहते हैं, या इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता दोस्तों, बल्कि क्या होता है, जो ग्रास नली होती है ये भोजन को ग्रसनी से लेकर के आमाशय में पहुंचाती है। और फ्रेंड, जो अगला भाग होता है हमारे पाचन तंत्र का, वो दोस्तों क्या होता है, हमारा आमाशय होता है। ध्यान रहे, इसको हम कहते हैं आमाशय। और हमारा आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। ये क्या है, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा आमाशय है उसकी एक क्षमता होती है भोजन करने की। अब आमाशय में क्या होता है कि भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। हमारे आमाशय में भोजन हमारा 3 से 4 घंटे तक रुकता है और आमाशय द्वारा भोजन सहने की एक क्षमता होती है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं आप पहुंच गए शादी विवाह में, वहां आपको मिल गया खाने को, दबा के पेट फाड़ के खा लिया, तो ऐसा नहीं होता भाई, बल्कि हमारे आमाशय द्वारा भोजन सहने की एक क्षमता होती है। आप उस लिमिट के बाद इसमें भोजन नहीं खा सकते दोस्तों। क्षमता होती है लगभग 1.5 किलोग्राम की, तो आप एक बार में 1.5 किलोग्राम से ऊपर भोजन नहीं कर पाएंगे 3 से 4 घंटों के अंदर। क्लियर दोस्तों, ये रहा आपका आमाशय। अब देखिए आमाशय के बाद क्या होता है। अब जो अगला दोस्तों पार्ट है, यहाँ देखिए एक चीज तो है, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कुछ लोग मांसाहारी हैं जो मांस खाते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे आमाशय में मांस का पाचन होता है, लेकिन इस आमाशय जो कि स्वयं मांस का ही बना होता है, तो आखिर इस आमाशय का पाचन क्यों नहीं हो पाता। सोचने वाली बात ये है, यानी हमारे इस आमाशय में मांस तो पचता है, मांस का पाचन होता है, लेकिन ये आमाशय भी खुद मांस का बना होता है, इसका पाचन क्यों नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन आपको बताएंगे तब जब क्लास आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। दोस्तों आगे देखिए, आमाशय के बाद जो अगला भाग बनता है वो आपका बनता है छोटी आंत का, और इस भाग का नाम है ग्रहणी। ठीक, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ होता है। अब देखते रहे आप लोग, ये पाचन तंत्र का भाग बन रहा है। और यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो 2-3 कंफ्यूजन रहता है कि लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आहार नाल और कुछ लोग कहते हैं छोटी आंत। तो सबसे पहले हमको जानना यह है कि पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग क्या है, आहार नाल है कि छोटी आंत है। क्लियर, चलिए दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर क्या होता है।
सबसे छोटा भाग क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, और सारे पॉइंट इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मित्रों देखिए, अब ये जो है यहाँ जो भाग मैंने अभी बनाया हुआ है, इस भाग को हम कहते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है, इसका केवल नाम है बड़ी आंत, और ये बड़ी नहीं होती। देखिए अब ये बन गया बड़ी आंत। अब देखिए इसके अतिरिक्त क्या होता है दोस्तों, बीच में होता है छोटी आंत। छोटी आंत हमारी इस बीच में इस तरह से घूमी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, ध्यान रखें, काफी लंबी होती है। और छोटी आंत में ही सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, और छोटी आंत के अंदर ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आपसे पूछ सकता है छोटी आंत के किस भाग में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, या छोटी आंत के किस भाग में भोजन के अणुओं का अवशोषण होता है। आइए पहले हम चर्चा करेंगे कि इस बार 2019 में पीसीएस के प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आखिर आया हुआ था। इस पाचन तंत्र के इतने भाग से, जितना भाग मैंने अभी बनाया हुआ है, इतने ही भाग से आखिर कौन सा क्वेश्चन पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में आया हुआ था। तो अभी देखिए आप यहां देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ये भाग बनाया गया है, इस भाग का नाम है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय। इसे हम कहते हैं अग्नाशय, या इसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। इसे हम कहते हैं पैंक्रियाज। और फ्रेंड्स यही से क्वेश्चन आया था इस बार पीसीएस की परीक्षा में। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से अग्नाशय क्या है, वायुस्रावी ग्रंथि है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों, या फिर मिश्रित ग्रंथि है। तो ध्यान रहे जो अग्नाशय है यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ये क्वेश्चन इस बार आया था पीसीएस प्री 2019 की परीक्षा में। क्लियर। तो दोस्तों देखिए अब लगभग जो हमारा पाचन तंत्र है वो लगभग बन चुका है, इसका डायग्राम बन चुका है। हम सब अंगों पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये है यकृत, और आपने सुना होगा इसको हम लीवर भी कहते हैं। लीवर, जिगर, कलेजा, यकृत सब इसी का नाम है। और यहाँ देखें बीच में होता है आपका पित्ताशय, इसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ये पित्ताशय वाला पार्ट है, यानी इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। अब देखें आप लोग क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है और मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस भाग से पित्तरस यानी बाइल जूस का स्राव होता है। तो ध्यान रहे पित्तरस का स्राव होता है आपके यकृत से। और अगर पूछता है कि पित्तरस का संचय कहाँ होता है तो आप बताओगे वो होता है पित्ताशय। दोस्तों देखिए सारे भाग लगभग बन चुके हैं। इसको हम कहते हैं ग्रहणी, छोटी आंत का भाग है यानी ड्यूडेनम, इसे हम कहेंगे ड्यूडेनम। और इसे हम कहेंगे मध्यात्र, जेजेनम, ये भी छोटी आंत का ही भाग है, इसे हम कहेंगे क्षुदात्र यानी इलियम। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, ये सभी भाग होते हैं हमारे छोटी आंत के। तो इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, इसको एक साथ हम बोल सकते हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और मित्रों ये देखिए यही होती है अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स, ध्यान रहे। अब देखें इसको हम कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत में एक भाग होता है जिसका नाम है मलाशय, मलाशय को हम बोलते हैं रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहां आपका है रेक्टम। और रेक्टम देखिए उसके बाद सबसे लास्ट जो पॉइंट बनाया गया है दोस्तों, इसको हम कहते हैं मलद्वार यानी इसका नाम है एनस। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एनस। आइए अब एक बार संपूर्ण व्याख्या करते हैं पाचन तंत्र पर। आखिर पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग हैं और कैसे हमारे भोजन का पाचन हो पाता है। चलिए मित्रों देखिए अब सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में दांत होता है, जीभ होती है और क्या होता है, लार। तो दोस्तों बताया मैंने आपको कि जो लार है भोजन को गीला करती है, लार में एंजाइम होते हैं, ठीक। और लार का पीएच क्या होता है, 6.8 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ लार भोजन को गीला करती है और दांत
तो दोस्तों दांत कुल कितने होते हैं? 32। 20 दांत ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं दूध के दांत। 12 वर्ष की उम्र तक कुल दांत होते हैं 20। और दोस्तों 12 वर्ष के बाद क्या होता है? 19 वर्ष तक दांतों की कुल संख्या होती है आपका 28। और दोस्तों 19 वर्ष के बाद 4 दांत ऐसे होते हैं जो 19 वर्ष के बाद निकलते हैं, उनको हम कहते हैं दूध के दांत। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत बोलते हैं। तो ध्यान रहे, लार भोजन को गीला करता है, दांत उसको पीसता है और जीभ भोजन का स्वाद लेता है। दोस्तों अब भोजन का पहला पाचन कहां होगा, यही पूछता है। तो जब लार स्टार्च को, भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में या दोस्तों माल्टोज में कन्वर्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं भोजन का प्रथम पाचन। और मुंह में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दोस्तों पचा हुआ भोजन क्या होता है? वो ग्रास नली से होता होता कहां पहुंचता है? आपके आमाशय में। और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। आमाशय में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। ध्यान देना, इस ग्रंथि से क्या होता है मित्रों? इस ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जठर रस। तो यहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और दोस्तों उसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये भोजन को गलाता है। भोजन कितना भी ठोस क्यों ना हो, अगर कोई गलती से हड्डी निकल जाता है तो आमाशय में पहुंचने के बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको भी गला देता है। ध्यान रहे, जो यहां से जो निकलता है HCl, उसका pH मान होता है 1.4, बहुत ही अम्लीय। अगर इतने अम्ल में अगर कोई अपना हाथ डाल दे तो 1 सेकंड के अंदर क्या होगा? उसका हाथ गल जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, बहुत ही अम्लीय होता है ये। और यहां से निकलता है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। यहीं से निकलता है रेनिन जो 8 वर्ष के बच्चों में दूध का पाचन करता है। और फ्रेंड्स यहीं से निकलता है लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। अब देखिए इसके दोस्तों अलावा क्या होता है? आपका भोजन आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। और आमाशय द्वारा भोजन सहने की क्षमता कितनी होती है? लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम, इसके ऊपर नहीं हो पाती। अब देखें यह जहां पर आमाशय खत्म हो रहा है, जहां पर आमाशय खत्म हो रहा है वहीं शुरू होती है छोटी आंत। ध्यान देना, यहां से लेकर के आपके जहां बड़ी आंत शुरू है इसको हम कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? ग्रहणी। तो भाई यहाँ आपका यकृत है जहां से निकलता है पित्तरस, और ये आपका अग्नाशय यही पैंक्रियाज है, और यहां से निकलता है अग्नाशयी रस। और भाई बाकी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहां से निकलता है जठर रस। तीनों एक साथ इकट्ठा होते हैं आपके छोटी आंत के ग्रहणी में। और जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो भोजन का सबसे अधिक पाचन करते हैं। यह प्रश्न अब तक विभिन्न परीक्षाओं में 20 बार से ऊपर पूछा गया है कि भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां हो पाता है। तो ध्यान रहे, ये होता है ग्रहणी में। अगर ग्रहणी दोस्तों ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में जरूर देगा छोटी आंत, तो क्या लगाओगे आप? छोटी आंत। तो भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां होता है? ग्रहणी में। और इसी ग्रहणी में खनिज पदार्थों अर्थात आयरन का पाचन भी हो जाता है। ध्यान रहे। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पर ये लीवर है, यकृत, इसका नाम है यकृत, जिगर, कलेजा, लीवर, सब इसको हम बोल सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी दोस्तों हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या होता है? कुछ विषैले पदार्थ होते हैं। तो भोजन हमारे शरीर में उपस्थित सभी विषैले पदार्थों का नाश कौन करता है? ये लीवर करता है। यहां से पित्तरस निकलता है यानी बाइल जूस। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पित्तरस का स्राव कहां से होता है? तो आप बताओगे यकृत से होता है। या पित्तरस का भंडार कहां होता है? कि गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो हमारा लीवर है, लीवर में वसा और वसा में घुलनशील विटामिनों का संचय भी होता है। यही यकृत में ग्लाइकोजन का संचय होता है। दोस्तों यही यकृत क्या करता है? यूरिया और अमोनिया का उत्पादन भी करता है। दोस्तों ध्यान रहे, और जो लोग दूषित पानी पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उनमें पीलिया या लीवर सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है? लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स आगे ये देखिए आप लोग, इसका नाम है अग्नाशय, इसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय ऐसा भाग है हमारे पाचन तंत्र का जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और दोस्तों अग्नाशय से क्या होता है? हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। यहां से एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन,
जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। ध्यान देना, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और यहीं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, जो हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं मधुमेह। अगर मित्रों इंसुलिन बढ़ गया तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लासीमिया। तो दोनों में प्रॉब्लम है, घटने पर भी और बढ़ने पर भी। अब देखिए उसके बाद छोटी आंत का अगला भाग क्या है? मध्यांत्र। तो भाई भोजन में जो भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट होता है वो इसी मध्य आंत्र में अवशोषित होकर के हमें प्राप्त हो जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि भोजन के अणुओं का अर्थात प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बताओगे छोटी आंत के मध्यांत्र में होता है। मित्रों आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे है छोटी आंत का अगला भाग क्षुद्रांत्र यानी इलियम। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन बिंदु पर होता है। जहां छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं वहीं पर एक अवशेषी अंग है जिसका नाम है अपेंडिक्स। दोस्तों जब इंसान केवल शाकाहारी था तब शाक सब्जियों के पाचन क्रिया में अपेंडिक्स का रोल था, लेकिन अब इंसान क्या हो गया? मांसाहारी और सर्वाहारी हो गया है। तो भाई अब अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। दोस्तों जब आप आवश्यकता से अधिक खाना खाते हो तो उसका पाचन नहीं हो पाता, और जब भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफर होता है तो भोजन जो नहीं पच पाता वो अपेंडिक्स पर चिपक जाता है। अपेंडिक्स पर चिपकने के बाद वह भोजन का अणु सड़ता है, और जब वह अणु सड़ता है तो दोस्तों पेट में दर्द होती है, वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है और पाचन नहीं हो पाता। अगर सही समय पे उसको अलग न किया गया, निकाला ना गया, तो पेट के अंदर ही ब्लास्ट कर सकता है। ऐसे में आपकी मौत निश्चित है। अब दोस्तों क्या होता है? छोटी आंत जो है, छोटी आंत आपके पाचन तंत्र में उपस्थित आहार नाल सबसे लंबा भाग है, और छोटी आंत की लंबाई अप्रोक्सीमेटली 6 या 6.5 मीटर तक होती है। ध्यान देना, लगभग 6 या 6.5 मीटर तक होती है। दोस्तों छोटी आंत के बाद क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, 1.5 मीटर की होती है, लेकिन बड़ी आंत से मोटी होती है, छोटी आंत से मोटी होती है। दोस्तों बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल और दवाइयों का अवशोषण होता है। देखो बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है इश्चेरिकिया कोलाई। ये जीवाणु करता क्या है? ये जीवाणु हमारी आंत से अपना भोजन प्राप्त करता है और भोजन के पाचन में हमारी सहायता भी करता है। तो दोस्तों पचा हुआ भोजन जो होता है पूछता है कि मल में आखिर रंग पीला क्यों होता है? तो ध्यान देना, बिलिरुबिन से पीला होता है। और दोस्तों इंडोल, क्रिसोल, स्टेटोल, इन सब से क्या होता है? उसमें गंध आती है। अब ध्यान दीजिएगा, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत के मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा होता है और फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। दोस्तों ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? पाचन कहलाती है। तो जब भी इसको हम पढ़ेंगे तो इसमें स्टेप बाय स्टेप लार के विषय में, दांतों के विषय में, जीभ के विषय में या आमाशय के विषय में, दोस्तों लीवर के विषय में सारे पॉइंट्स, अग्नाशय के विषय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, सारे पॉइंट दोस्तों हम आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और प्रयास दोस्तों ये करेंगे कि देखिए बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बहुत कम नहीं पढ़ना है। लोक सेवा आयोग के पैटर्न के अनुसार टू द पॉइंट पढ़ना है दोस्तों। समय का अभाव है, बहुत सारे विषय पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, दोस्तों इसके अलावा आपका पूरा जीएस, करंट अफेयर, तो समय का भी अभाव रहेगा, आपके लिए संपूर्ण जीएस पढ़ना होगा। प्लस जो आपका क्षेत्र है वो बीएड का है, तो जीएस आपके लिए चुनौती भी है। तो दोस्तों इन सबको देखते हुए हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, और वह पढ़ना है जिससे लोक सेवा आयोग की परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी आराम से आसानी के साथ क्रैक हो जाए। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अभी ये पाचन तंत्र का केवल लेक्चर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्लास दोस्तों करने के बाद जब आप लोग क्लास शुरू करोगे तो वहां पर आपको हर एक पॉइंट के विषय में सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।